इसके बाद कहाँ चलाया? युद्ध के मैदान में। कौन चलाया? कार्नेलिया। कहाँ? युद्ध के मैदान में। और जैसे युद्ध के मैदान में कार्नेलिया पहुंचा, अब चंद्रगुप्त मौर्य एकदम हक्का बक्का रह गया। उसे तो बोलिए नहीं निकल रहा था, क्योंकि इससे खूबसूरत और सुंदर तो चंद्रगुप्त मौर्य कभी देखबे नहीं किया था। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि बिहारी तो एकदम छुहारा होबे करता है, झरकल करिया पेनी। और हम लोग भी क्या है, झरकल करिया पेनी में से। तो बिहारी एकदम काला था और ये विदेशी थी। तो विदेशी होने के कारण यह बहुत गोरी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और इसे देख करके चंद्रगुप्त मौर्य को रहा न गया और तुरंत उन्होंने उठा और दौड़ते 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 क्या कहा, उसके पप्पा के पास पहुंच गया, सेलुकस के पास, और कहा महाराज युद्ध को विराम करिए, युद्ध तो हम जीत गए लेकिन जीतने से भी क्या फायदा, चलिए हम हार मान लिए, हम जीत गए लेकिन हार मान लिए। कहा नतीजा क्या, क्या हुआ, हुआ क्या, हुआ क्या? तो कुछ नहीं, आपसे एक विनती है। कहा बताओ। तू तो जीत गया, हम विनती कथी कर रहा, तू तो जे कहेगा से मानेंगे हम। तो कहा न न न, हम हारने, हम जीत नहीं स्वीकार करते हैं, बस हमसे एक विनती है आपसे। तो कहा क्या बताओ? तो कहा बस कार्नेल, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तो कहा एक है कार्नेलिया, हमारी पुत्री, तो बस इससे हमको शादी करवा दीजिए। इतना ये बात के लिए। कहा इतनी सी बात? तो कहा हाँ हाँ हाँ, बस इतना करवा दीजिए। और इस बात से वह बहुत ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य आहत हुआ और उनके साथ क्या हुआ, शादी करवा दिया। शादी तो करवा दिया, लेकिन सेलुकस ने सोचा कि इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक सब कुछ जीत गया और केवल एगो लड़की को लेकर के रह गया, गड़बड़ है, हमारा बेटी को ही मार देगा। तो उन्होंने एगो राइटर को छोड़ दिया, जिसको हम कहेंगे लोकनी होता है, पुछारी, पुछारी को छोड़ दिया। उस पुछारी का नाम था मेगास्थानीज। और मेगास्थानीज को कहा तुम यहाँ रहो और जो जो कार्नेलिया काम करेगा ना और चंद्रगुप्त कार्य करेगा ना, उस सबको लिख करके हमारा रिपोर्ट करता रहेगा। कहा ठीक है महाराज। चंद्रगुप्त सेलुकस चल गया और उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य तो बिहारी थे और ये विदेश से आए थे, विदेशी थे। तो 3-4 गो क्षेत्र पर सिकंदर का अधिकार था, जो जीत चुका था जनवीर। इन चारों क्षेत्र को कहा सिकंदर। सेलुकस ने कहा चलो चंद्रगुप्त मौर्य, तू तो जीत गया है, हम अपने बेटी को दहेज स्वरूप या ये कहिए इनाम स्वरूप 4 गो क्षेत्र दे रहे हैं, कंदान, कमरान और काम्बोज, यानी ईरान, अफगानिस्तान और इराक। ये क्षेत्र चारों पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र आता है, ये चारों क्षेत्र को बिहारी को दहेज में मिल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को चल गया। जब वहाँ से चला गया तो मेगास्थानीज से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि जब सिकंदर का सेना हार गया, चल गया, तो फिर क्या लाया था? तो कहा यहाँ हाथी बड़ा पाया जाता है और वहाँ हाथी नहीं है। तो सेलुकस को हाथी चाहिए था, इसलिए दोबारा युद्ध किया था। कहा इतनी सी बात, 500 हाथी भेजवा दिया था वहाँ सेलुकस के सेवा में, भारत से 500 हाथी भेजवा दिया था। बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इसके बाद अब खुशी खुशी सब रहने लगा। और इसके बाद बिंबिसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इससे दूरधरा से उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम बिंबिसार रखा जाता है। और हम बिंबिसार को अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। और ये हम हिस्ट्री का क्लास कर बारीकी से शुरू से लिए हैं। और ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, PDF बाई कराया जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। एक बार में आपको बहुत से बहुत लंबा और दूर तक करवाया जाता है, क्योंकि इतना कंटेंट बनाने के लिए बहुत लंबी वक्त लगती है। तो बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और आपका इसी तरह से हम क्लास करवाते रहेंगे। तब तक इंडियन हिस्ट्री पिछले क्लास में मैंने सिकंदर से रिलेटेड कुछ टॉपिक को दिया था और आज उससे आगे का क्लास है सिकंदर किस तरह से भारत तक आया था और सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा गया, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए तो हम देखते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर, देखिए सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी। सिकंदर जब भारत की भूमि पर टपा था तो उसमें बड़ी ही बहादुरी के साथ उसके साथ जो युद्ध किया था, तो वह भारत का वीर था जिसका नाम पोरस था।
और पोरस की वीरता को देख करके उसके जीते हुए साम्राज्य को भी सिकंदर को लौटा दिया था पोरस को। ठीक है, और तो यूँ कह लीजिए, देखिए ये है सिकंदर। सिकंदर सिकंदर जीता, पोरस की पराजय हुई, पोरस हार गया था। ठीक है, वीरता को देख करके चकित हो गया था सिकंदर, क्योंकि एकदम बहुत छोटे से साम्राज्य का मालिक था पोरस, और छोटे से साम्राज्य के मालिक होते हुए इतना बड़ा सिकंदर को 19 महीना तक युद्ध करते हुए रोका था सिकंदर को पोरस ने। और इतनी लंबी लड़ाई सिकंदर को आज तक कभी नहीं लड़नी पड़ी थी जितना बड़ी पोरस के साथ उसे लड़ना पड़ा था। अब आ जाते हैं, तो सिकंदर जो भारत में आया था तो खैबर दर्रा होते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है दर्रा, जिसका नाम है खैबर दर्रा। तो उस खैबर दर्रा के बीच होते हुए सिकंदर भारत में टपा था, और यहाँ से गया भी उसी रास्ते से था। 1925 में वापस यहाँ से चला गया था। मृत्यु उनको बेबीलोन में हो गया था। किसका? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गया था। कितना? 323 ईसा पूर्व में। ठीक, कहा जाता है उस समय सिकंदर के पास वैद्य तो थे, लेकिन उपचार का कोई खास वैद्य नहीं थे, और मच्छर काटने से डायरिया का रोग से ग्रस्त हो गया था सिकंदर, और उसको बेबीलोन में ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 23 में। सिकंदर भारत में 19 महीना तक युद्ध किया था। ठीक, बेबीलोन में बनाया एक बगीचा बनाया, जिससे 7वां अजूबा में शामिल किया गया। यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ बगीचा इसको कहा गया है। बेबीलोन की सभ्यता में एक तैरता हुआ बगीचा कहा गया है। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया साफ तौर पर। झेलम को तो किसी तरह पार कर गया, पूरा से लड़ लिया, लेकिन अब उसके पास इतना साहस नहीं बचा कि अब व्यास नदी को पार करके और मौर्य साम्राज्य से, यानी क्या कहें, नंद वंश के साम्राज्य धानानंद से युद्ध कर सके, क्योंकि पूरे आर्यावर्त में सबसे धानानंद की सेना बहुत विशालकाय थी और बहुत ज़्यादा विशाल हो चुका था, तो ये विशालकाय में से आ जाते थे। हम कहते हैं मजबूरन सिकंदर को सेना लेकर के वापस जाना पड़ा था। सिकंदर उस समय में भी चलता था तो जल सेना और थल सेना को लेकर के क्या करते थे? जल सेना और थल सेना को लेकर के वापस चला करते थे। तो इसमें कहिएगा थल सेना प्रमुख सेलूकस था, सेलूकस निकेटर था, और थल सेना सेलूकस निकेटर, जल सेना प्रमुख निर्याकस था। ये दोनों मिलकर के सिकंदर को हर रास्ते को दिखलाया करता था। घोड़ा, सिकंदर ने जिस घोड़ा को साथ रखा था, पाला था, उसके साथ हर दुख सुख में साथ दिया था। ठीक, उसका नाम था बूफे कराल। सिकंदर की घोड़ा का नाम बूफे कराल था। सिकंदर सफेद रंग का था। कैसा? सफेद। ठीक है, सफेद। सिकंदर के सेना का मनोबल हमेशा सिकंदर बढ़ाता रहता था। सिकंदर युद्ध में हमेशा आगे बढ़कर युद्ध करता था, जबकि अन्य राजा को देखिएगा तो आधा सेना आगे रहेगा, आधा सेना पीछे रहेगा, और बीच में से अन्य राजा युद्ध को संचालन करता है। जबकि सिकंदर ऐसा नहीं था। सिकंदर खुद पहले आगे रहता था और पीछे उसकी सेना रहती थी, जिसके कारण सेना का मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता था। अब आते हैं सिकंदर। इसके बाद कहा गया सिकंदर ऐसा अच्छे घुड़सवार भी थे और तलवार में निपुण भी थे। तलवारबाजी में वह 16 साल की उम्र में शमशील पकड़ा था सिकंदर, और 33 साल की उम्र तक उसके पास शमशील रहा। शमशील बोले तो तलवार। सिकंदर का तलवार पहली बार 16 साल की उम्र में उसके हाथ में आया था, और अंतिम सांस तक उसके पास रखा गया था तलवार। ठीक है, अब आ जाते हैं सिकंदर के मकाबरा बेबीलोन में। वर्तमान में स्थित बेबीलोन वह है जो तैरता हुआ बगीचा में शामिल है, और इसे 7वां अजूबा में शामिल किया गया है। सिकंदर के चौथे पुत्र का नाम, सिकंदर के पुत्र को सिकंदर चतुर्थ कहा गया, जो इनकी पत्नी रेक्सोना से इनकी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। रेक्सोना से इनकी
प्राप्ति हुई थी। अब सिकंदर के कुछ कार्य देखिए। सिकंदर मनोबल बढ़ाने के लिए सेना का खुद आगे युद्ध किया करते थे। ठीक, विश्व विजेता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि पूरे यूनान में जितना देश को पता था, इस धरती पर जितना देश के बारे में पता था, उन सब को लगभग लगभग सिकंदर जीत चुका था। इस धरती पर 60% आबादी को सिकंदर ने जीत चुका था। ठीक, इसलिए इनको विश्व विजेता कहा गया। ठीक है, जीता गया था। अब क्या इनके द्वारा जीता गया शहर में कौन कौन था? तब पहला नंबर एशिया महाद्वीप आ जाएगा। दूसरा का नंबर एशिया को माइनर कहा जाता था, एशिया या माइनर। एगो आता है तुर्की, आता है सीरिया, आता है मिस्र, आता है इराक, ईरान, सिंध और गंधार, कंबोज इत्यादि क्षेत्र को इन्होंने जीता था। तो यूँ कह लीजिए यूनान के द्वारा जितने क्षेत्र को पता लगाया गया था उस समय तक, उस सब हिस्सा को लगभग सिकंदर जीत लिया था। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए। सिकंदर के बाद आते हैं, इसके बाद सिकंदर की मृत्यु से सिकंदर वंश के काम खत्म हो जाता है। जब सिकंदर भारत से लौटा तब उदय होता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और मगध साम्राज्य के बारे में अब हम चलेंगे। तो मगध साम्राज्य से पहले हम कहेंगे मौर्य वंश का शासन। तो मौर्य वंश का शासन भारत में 137, भारत के ही मगध में 137 वर्ष तक रहा था। ठीक है, मगध कहिए पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, और इस सूर्य पताका लहराया करता था। और यह निचली कुल था, इसलिए इसका उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन यह बहुत लंबे क्षेत्र तक इस समय भारत का प्रसार हुआ था। अब आ जाते हैं जिसको अखंड भारत कहा गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे चाणक्य, और चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था। अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका इत्यादि तमाम देश सब क्या थे, इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये सारा अखंड भारत के हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो देखिए मौर्य का शासन 137 साल तक चला था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 में राजा बना, और 322 यह शासन जो चला 322 से लेकर के और 298 ईसा पूर्व तक, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, मतलब ईस्वी से पूर्व। जैसे अभी 2025 चल रहा है ना, तो उस समय ईस्वी से पूर्व था, यानी उस समय ईस्वी नीचे मुँह तक चलता था, पीछे मुँह, और हम लोग अभी ऊपर मुँह चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? हम लोग ऊपर मुँह चल रहे हैं। अब आ जाते हैं, देखें तो मौर्य वंश के संस्थापक कहिएगा तो संस्थापक कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। ठीक है, इस समय मगध नंद वंश के शासक था, मगध नंद वंश के शासक था। ठीक है, इसके बाद और क्या कहेंगे? मगध नंद वंश का शासक था। और नंद वंश के शासक कहाँ था? मगध में, जिसका सम्राट धानानंद हुआ करते थे, धानानंद। और मौर्य वंश नंद वंश को समाप्त करके बना था, और यह चाणक्य नीति द्वारा क्या हो सका था, यह सफल हो सका था। नंद वंश, नंद वंश में जब नंद वंश की समाप्त हुआ तब मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, और इनके द्वारा गुरु जी इनका प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था, और उस सपना को पूरा करने के लिए ला गया उसका प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। जब भी चाणक्य की बात होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य उसमें जरूर आएगा, क्योंकि सबसे प्रिय शिष्य जो था। ठीक, अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही इनके मम्मी का नाम मूरा था, जो पिपली वन के राजकुमारी थी। कहाँ? पिपले वन के यह राजकुमारी या राजराजेश्वरी कह लीजिए, वहाँ के सम्राज्ञी थी। और इनके द्वारा यानी मूरा के नाम पर ही मौर्य वंश का स्थापना किया था। मूरा को संस्कृत में, संस्कृत भाषा में मौर्य कहा जाता है, और इसी के नाम पर मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया। चंद्रगुप्त ने मौर्य का नाम स्थापना किया। इनका टाइटल अपने माता के नाम से मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, क्योंकि माँ का नाम मूरा था, तो मूरा से मौर्य इसका टाइटल मिला था। तो मौर्य वंश में आया। मौर्य वंश में कई गो राजा हुए थे?
जिसमें सबसे ज़्यादा विस्तार तो यही किए थे। और अशोक सम्राट जो थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, यह तो बड़ी ही खतरनाक किस्म के थे। खैर उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य मूरा के नाम पर इस वंश का शासन कर, इस वंश का नाम रखा था। ठीक है, अब कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में शिक्षा का मात्र एक भारत हुआ करता था, जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान के पाकिस्तान में है, उस समय भारत में हुआ करते थे। तो यह तक्षशिला में अखंड भारत का सपना देखा गया था, अखंड भारत के सपना। और यहाँ से अनेक एक से एक विद्वान हुआ करते थे, जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और आज एक समय है कि पाकिस्तान में कोई डर से भी उल के मारने नहीं जाता है, लेकिन एक समय हुआ करता था तो पाकिस्तान में लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय में दुनिया के हर कोने से लोग पढ़ने आया करते थे। और वही कोना आज निरक्षरों की धरती बन चुकी है। तक्षशिला आज निरक्षरों की धरती बन चुकी है। वहाँ पर शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, वहाँ लोग पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, बेरोजगारों का अड्डा बन चुका है, महंगाई बेतहाश वृद्धि कर रही है। ठीक है, तो ये सारे समस्या वहाँ के गवर्नमेंट, और खास करके गवर्नमेंट तो बाद में कहिए, पहले जनता होती है। ठीक है, तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय मात्र एक ज्ञान का केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, यह तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी तक्षशिला में अपना ज्ञान का अर्जन किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र केवल तक्षशिला था। ठीक है, विशाखा दत्त ने अपनी पुस्तक में मद्राक्षस या नंद वंश के असफल होने का बात कही है। कौन? विशाखा दत्त एक पुस्तक लिखा था, उसमें क्या कहा था कि इस पुस्तक में नंद वंश कैसे असफल हुआ, कैसे उसकी खात्मा हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कैसे मौर्य साम्राज्य का उत्पन्न हुआ, मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ा, और इसमें चाणक्य की क्या भूमिका थी, इस सारे पर चर्चा है। हुआ यूँ था कि किसी बात के लिए एक विदेशी भारत पर आक्रमण कर रहा है, यह बात समझाने के लिए चाणक्य किसके पास चला गया? धनानंद के पास। और धनानंद कह रहा था, वह बेचारे ऑर्केस्ट्रा देखने में व्यस्त थे। ठीक, कहा मेरे आनंद में तुमने बाधा डाला है। कहा आनंद में तो बाधा तो डलाइए गया है, लेकिन ये याद रखिए कि एक बार विदेशी आ गया तो फिर यहाँ से जाएंगे नहीं। तो उचित होगा महाराज कि आप उस विदेशी को आने ही ना दें। ठीक है, कहा उस पर तो हम बाद में विचार करेंगे, पहले तू यहाँ आ कैसे गया बगैर मेरी अनुमति को। और इसको झोटा पकड़ के यानी चाणक्य के टिकी पकड़ करके वो अपने कक्ष से बाहर फेंकवा दिया था, जिसके कारण फेंकने के क्रम में उसका शिखा खुल गया था। और ब्राह्मणों की शिखा बहुत प्यारा होता है, शिखा में गड्ढा बांध देता है, और शिखा उसका खुल गया था। तो चाणक्य ने उस समय शपथ लिया था कि मैं विष्णुगुप्त चाणक्य यह शपथ लेता हूं कि जब तक धनानंद के इस अत्याचार दुराचारी और इस नंद वंश को समूल नाश न कर दूं, तब तक मैं आज से शिखा नहीं बांधूंगा, और आज से मेरा शिखा ही खुला रहेगा। यह शपथ लेकर के चाणक्य ने वहां से भाग आया और जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। कहा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा धनानंद आपके साथ क्या किया, तो वहाँ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय बताता तो शायद उसका शिष्य भी विचलित हो जाता। कहा उसको बाद में हम सोचेंगे, अभी पहले हमको क्या करना है कि किसी सैनिक का भेष, सिकंदर के सैनिक का भेष हमें लेना है। और यह भी भेष लिया, दोनों भेष लिया, वैद्य का भेष दिया। एक चाणक्य बन गया वैद्य और सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य बन गया उसका सेना, और दोनों मिलकर के सिकंदर के सेना में प्रवेश पा लिया। प्रवेश पा लिया तो यह वैद्य की मतलब उपचार किया करते थे सिकंदर के गुरुजी चाणक्य, और ये लोगों में भड़काते थे, लोगों में ये बात बार बार फैलाते थे कि भारत देवों की भूमि है, यहाँ जो भी कोई आता है वह केवल और केवल मर के जाता है। इस नदी में जो भी तैरता है वो सारा डूब जाता है, वह बीमार से ग्रसित हो जाता है, मर जाता है, नहीं बच पाता है, क्योंकि यह देव की भूमि है।
यह बात के अफवाह फैला रहा था, और कोई भी चीज़ का अफवाह बड़ी तेजी से फैलता है। यह अफवाह सिकंदर की सेना में फैलने लगा। अब कहीं बात किसने कहा कोई आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी तो सुनी सुनाई बात बोल रहा था। सिकंदर कहा हम जाएंगे, ठीक। सिकंदर कहा कि चलो ऐसी बात है तो पहले हम ही तैरता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक सेना का भेष पकड़ ले ही था। उसने आगे कहा महाराज आप क्यों कष्ट करेंगे, किसी एक सेना को मेरे साथ लगा दीजिए, हम चलते हैं, ठीक है, हम उनके साथ चलते हैं, देखते हैं उनको नहीं कुछ होगा। अब उसमें से ऐसे सेना को ले गया, ना, जो सेना को वह जौहर का दवा दिए हुआ था उसके गुरुजी, क्योंकि आज खाओ 4 दिन बाद मरो, आज खाओ 1 हफ्ता बाद मरो, इस तरह का जहर दिया करता था। अब पता नहीं है कि 1 हफ्ता पहले काची खाए थे, जौहर तक खा ले था। एक दिन नदी को पार करने में लगा, अगले दिन तैर करके आया, और के अगले दिन उसका तबीयत खराब शुरू हुआ, चौथा से 5वां दिन में वह निपट जाता था, मर जाता था। अब यह बात आग की तरह फैल गया कि सचमुच में भारत देव की भूमि है, अब जो भी यहाँ जाएगा वह मर जाएगा। अब इस नदी में पार करना उचित नहीं, खतरों से खाली नहीं है। और अब सेना में तो पक्का विश्वास हो गया, और अब कहा चाहे सजाए मौत दे दीजिए, लेकिन इस नदी में हम नहीं टपेंगे, ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। तो ब्यास नदी को पार नहीं किया था, और अंततः उसका सेना लौट गया था, ठीक। तो ये सारे कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्लानिंग से सिकंदर की सेना लौटी थी, ठीक। अब आ जाते हैं तय के बाद धनानंद। अब धनानंद की बारी थी, तो लौट गया, बारी अब धनानंद की थी। और धनानंद के सेना को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य ने छोटे छोटे राजाओं को एकत्र किया था, चाणक्य। और जो उसके विरोधी थे, कहा जाता है दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है, ठीक। तो धनानंद का जिससे भी दुश्मनी था, उस जितने भी उसका दुश्मन था, शत्रु था, उस सब को यह मिलाने लगा, 3 गो 4 गो 5 गो को मिलाने लगा था, ठीक। और छोटा छोटा ही सही, लेकिन 4 गो 5 गो मिल गया तो साम्राज्य इसका भी बन गया, सेना इसका भी बन गया। और हर गुप्त बात बताने के लिए इसकी बहन तैयार थी, और उसका नाम था दूरधरा, ठीक। अब आ जाते हैं धनानंद। धनानंद द्वारा अत्याचारी दुराचारी और अत्याचारी शासक था। इसकी एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था दूरधरा, ठीक। दूरधरा को चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि इनका वीरता को देख करके वह हक्का बक्का हर बार रह जाती थी, ठीक। इसके बाद और क्या कहा गया, चाणक्य ने इसके बाद कहा चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह दूरधरा से, जब धनानंद मारा गया युद्ध में, तब दूरधरा से ही चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, ठीक। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का अपना क्षेत्र का विस्तार में रुका नहीं, कहा मैंने जो सपना देखा वो पूरा होगा। और अब इसके पास तो बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न था, सबसे ज्यादा। और जो भी राजा अत्याचारी से मुक्त प्रदेश चाहता था, वह उसको पूरी आजादी दिया कि तुम अपने साम्राज्य में जो करना है, जैसे करना है वैसे करो, वैसे रहो, तुम्हारा शासन है। और खुली छूट दिया, बस केवल तुम मगध के साथ रहो। स्वेच्छा से सबने स्वीकार किया, और बहुत बड़ा साम्राज्य का इन्होंने मालिक बन बैठा। चंद्रगुप्त बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक बन बैठा। हालांकि संघर्ष भी किया था, और संघर्ष कहता है लेबर नेवर नॉट गोज आउट, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती है। और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के मेहनत से आज वह बड़े साम्राज्य का मालिक बन बैठा। और उन्होंने क्षेत्र का विस्तार किया था, तब पूर्व में बंगाल, ठीक, पश्चिम में लिया था ईरान, पश्चिम में क्या लिया था, तब पश्चिम में कहिएगा ईरान का क्षेत्र लिया था, दक्षिण में कहिएगा कर्नाटक का क्षेत्र लिया था, उत्तर में कहिएगा कश्मीर का क्षेत्र, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तक। इतना बड़ा क्षेत्र में केवल अखंड भारत था, और उसको पूरा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। जब सिकंदर की सेना लौट करके चला गया, सिकंदर मर गया, तो उसके सेना समय अफवाह फैल गया, कहा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, पता लगाया जाए। पता चला कि यह इसमें गुप्तचर वो घुसल था, और वह अफवाह फैलाया था। कहा ऐसी बात, फिर से चलो रे, फिर से वहाँ चला सिकंदर। और सिकंदर यहाँ से, सिकंदर की सेना चला, सिकंदर तो चल बसा, उसका सेनापति सेलूकस था, ठीक है।
सेल्यूकस आया कहाँ, भारत, फिर से, और आया, और एक के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ, सेल्यूकस निकेटर के बीच में 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस को हार मानना पड़ा, और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक था, तो ऐसा ही जीत गया। अब बार बार पल पल की खबर एक बेटी एक साथ आयल था सेल्यूकस के, जिसका नाम था कार्नेलिया को पल पल की खबर उसका गुप्तचर देता था कि सेल्यूकस हार गया, सेल्यूकस ये हो गए, सेल्यूकस साइड्रास ये हो गए, इस तरह के पल पल के खबर। अब कार्नेलिया को रहा न गया, कहा हमारा पप्पा हार गया, निकला जैसे वो मेकअप रूम से मेकअप वेकअप छोड़ के, अब बाल को खुले फहराते हुए तलवार लिया, घर रथ पर बैठा और निकल के कहाँ चला